नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज अड्डा पर बात भारत की एक ऐसी तस्वीर की जो शायद हमारे शहरों को देखने का नजरिया बदल सकती है, क्योंकि जब भी हम अर्बन इंडिया की बात करते हैं हमारी नजर कहां जाती है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता जैसे महानगरों पर। हमें लगता है कि भारत का पैसा यहीं है, बड़ी नौकरियां भी यहीं हैं, बड़ी कमाई भी यहीं होती है, बड़ा खर्च भी यही शहर करते हैं और देश की असली कंजम्पशन स्टोरी भी इन्हीं महानगरों में लिखी जाती है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? प्राइस और टाटा सन्स की नई रिपोर्ट द मेनी अर्बन इंडियाज कहती है कि भारत में एक अर्बन इंडिया नहीं बल्कि कई अर्बन इंडियाज हैं। एक भारत महानगरों का है तो एक तेजी से उभरते बूम टाउन्स का है, एक उन ब्रेकआउट सिटीज का है जहां नई इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज अपनी जगह बना रही है, और एक उन छोटे फ्रंटियर सिटीज का है जो आज छोटे दिखाई देते जरूर हैं लेकिन कल के बड़े कंज्यूमर मार्केट बन सकते हैं। और इस बदलते भारत की ताकत को एक आंकड़े से समझिए। देश की सिर्फ 19% आबादी भारत के टॉप 100 शहरों में रहती है, लेकिन यही 100 शहर देश की 35% इनकम पैदा करते हैं, देश की 31% कंजम्पशन का हिस्सा है और हाउस होल्ड सरप्लस इनकम यानी बचत की जो क्षमता है उसका करीब 47% इन्हीं शहरों से आ रहा है। अब कंजम्पशन का आंकड़ा भी सुन लीजिए। भारत के टॉप 100 शहर हर साल करीब 844 अरब डॉलर खर्च कर देते हैं। अगर इन 100 शहरों को एक अलग देश मान लिया जाए तो ये दुनिया का 14वां सबसे बड़ा कंजम्पशन मार्केट बन जाएगा। यानी सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि भारत के शहर कितने बड़े हो रहे हैं, सवाल यह है कि भारत के शहर कितनी बड़ी इकोनॉमिक पावर बन रहे हैं। और कहानी यही खत्म नहीं होती। रिपोर्ट कहती है कि भारत के शहरों में एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 10 साल पहले इन 100 शहरों में मिडिल इनकम हाउस होल्ड की हिस्सेदारी सिर्फ 29% थी, आज ये बढ़कर 53% से ज्यादा हो गई है। 2030-31 तक टॉप 100 शहरों के करीब 60% परिवार मिडिल इनकम कैटेगरी में आ जाएंगे। इसी दौरान हाई इनकम हाउस होल्ड की हिस्सेदारी भी 3% से बढ़कर 12% हो गई है और आगे इसके करीब 1/5वां हिस्सा होने का अनुमान ये रिपोर्ट बताती है। यानी भारत की अर्बन स्टोरी अब केवल पॉपुलेशन ग्रोथ की कहानी नहीं रह गई है, ये इनकम मोबिलिटी की कहानी बन चुकी है। ये एक बड़े मिडिल क्लास के उभरने की कहानी है, ये एस्पिरेशंस की कहानी है और यही एस्पिरेशंस आने वाले वर्षों में तय करेगी कि लोग क्या खरीदेंगे, कहां घर खरीदेंगे, कौन सी गाड़ी लेंगे, कितना ट्रैवल करेंगे, कितना ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे और अपना पैसा बचाएंगे कैसे और लगाएंगे कहां। आज इसी पर करेंगे एक बड़ी चर्चा, क्योंकि भारत के शहर सिर्फ फैल नहीं रहे हैं, भारत के शहर भारत की इकोनॉमी का एक नया नक्शा बना रहे हैं, जो रिपोर्ट हमें बताती है। तो बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ खास मेहमान। साथ में हैं 100 शहरों पर रिपोर्ट तैयार करने वाली संस्था प्राइस के MD और CEO राजेश शुक्ला जी, इकोनॉमिस्ट साकेत मिश्रा जी, KCC ग्रुप के फाउंडर शरद कोहली साहब, इंडिया फेडरेशन फॉर इन्वेस्टर एंड ग्लोबल ट्रेड के डायरेक्टर रजत धर और वरिष्ठ पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन आपका। तो राजेश जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं क्योंकि रिपोर्ट आपने ही तैयार की है। आपकी रिपोर्ट का नाम ही है द मेनी अर्बन इंडियाज। आमतौर पर अर्बन इंडिया की बात होते ही, जैसा मैंने कहा शुरुआत में, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे जो हमारे महानगर हैं वो हमारे दिमाग में आ जाते हैं, लेकिन आपकी रिपोर्ट कहती है कि असली कहानी इससे कहीं ज्यादा बड़ी और विविध है, अलग है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि भारत के शहरों में ऐसा क्या बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है जिसे हमने अब तक ठीक से ना देखा था ना पहचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, और मुझे एक रहेगा कि आपका आवाज अड्डा को धन्यवाद कि इस रिपोर्ट का आज आप चर्चा कर रहे हैं। और जैसा कि आपने पूछा और बहुत अच्छे ढंग से हमें ऐसा जो मेजर पॉइंट थे आपने उसको दर्शकों के लिए और जो पैनलिस्ट हैं उनके लिए आपने पेश किया।
देखिए, अगर अभी हमें देखें कि ये हमारी जर्नी आज की नहीं है, ये आपका ये जान लीजिए कि हम लगभग 25 साल पहले ऐसा स्टडी शुरू किए हैं। 25 साल से हम इसको कर रहे हैं और पहली रिपोर्ट हम 2008 में लाए थे, जिसमें हम लाए थे इन्हीं माने रूपा पुरुषोत्तम के साथ, जिसका नाम था नेक्स्ट अर्बन फ्रंटियर 20 सिटी टू वॉच। एक चीज जो सबसे बड़ा जो बदलाव देखने का जरिया है, उसके लिए हमें एक बहुत ही डेटा ड्रिवन जैसे रिपोर्ट बनाई गई और जिसके लिए डेटा चाहिए, जिससे कि हम घरों घरों से जा जा करके डेटा ले आते हैं। इसको तैयार करने के लिए आप अगर ये देखेंगे तो हम कम से कम सबके उसके लिए बता रहे हैं कि लगभग 4 नेशनल लेवल का सर्वे किया गया है 2005 से लेकर के 2023-24 के बीच में, जिसमें इन शहरों से डेटा ला करके एनालिसिस किया गया है। और जो चीज इसमें ऑब्जर्व किया गया, सबसे बड़ा क्या चीज है कि आपका जिस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ रही है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, जिस तरीके से छोटे छोटे शहर बड़े बड़े शहरों से जुड़ रहे हैं, जिस तरह से कॉरिडोर बन रहे हैं, जैसे इसमें हमने 4 कॉरिडोर का जिक्र किया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से, तो आपका जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ रही है इवन शहरों की, और ज्यादा हम कहें कि शहरों से ज्यादा उसके अंदर रहने वाले लोगों की, घरों की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। उस हिसाब से आपको बता रहे हैं कि जो छोटे शहर हैं वो भी वहां पे ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है। और इसके लिए एग्जाम्पल अगर हम आपको एक छोटे उसमें देखें, जैसे आपने बताया, जैसे सबसे बड़ा ग्रोथ जो हो रहा है मिडिल क्लास की, जो और ये मिडिल क्लास हमारा जो है सबसे बड़ा बैकबोन कंट्री के लिए है। और इन शहरों में, छोटे शहरों में ग्रोथ आज अगर हमें देखें तो मेट्रो से ज्यादा तेजी से आपकी ग्रोथ हो रही है इन छोटे छोटे शहरों में, जो कि आप बताए सेकेंड टायर या 3 टायर, जिसको हम इसमें बूम टाउन जैसे आपने कहा नेक्स्ट फ्रंट। तो ये है। और दूसरा जो है पर्टिकुलरली जो फाइनेंशियल इंक्लूजन और कनेक्टिविटी और गवर्नमेंट की जो बहुत सारी स्कीम और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुई है इन टर्म्स ऑफ ट्रैवल, इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, ये बहुत अधिक लेवल पे जाकर के लोगों का एक किस्म से सोच और अपने आप को समझ करके अपने रिसोर्सेज के यूज करते हुए मल्टीपल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हुए यहाँ के लोग आगे बढ़ रहे हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारी बातें आपकी रिपोर्ट कह रही है, एक एक करके वो सारी चीज़ें ही हम चर्चा में लेके आते हैं। साकेत जी के पास में चलता हूँ। साकेत सर, देश की जैसा रिपोर्ट कही और मैंने शुरू में उल्लेख भी किया, 19% आबादी जो है वो टॉप 100 सिटीज़ में है। लेकिन ये शहर 35% इनकम और 31% कंजम्पशन पैदा कर रहे हैं। क्या आने वाले सालों में भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है और ज़्यादा जिसे हम कहें कि अर्बन सेंट्रिक रहने वाली है, और क्या ये देश के लिए एक स्वाभाविक इकोनॉमिक ट्रांजिशन है, या फिर एक सवाल आएगा इसमें कि रीजनल इम्बैलेंस भी लेके आ सकता है? धन्यवाद विपिन जी। मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा अवसर है। जैसे हम लोग का डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम लोग कई साल से बात कर रहे हैं, वैसे ही अर्बनाइजेशन भी अगर हम लोग सही तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अर्बनाइजेशन, जो अभी शुक्ला जी ने भी कहा, आपने भी शुरुआत में कहा था कि इस समय केवल 6 शहरों की बात नहीं है, इस समय 100 शहरों की बात है। और ये जो देश में फिजिकल कनेक्टिविटी और डिजिटल कनेक्टिविटी हो गई है, जिसकी वजह से जो डिफरेंशियल था कि जहां मेरी पैदाइश ये लखनऊ में रह करके एक व्यक्ति सर्विस इंडस्ट्री का पूरा भाग बन सकता है, नई अपॉर्चुनिटी खोज सकता है। वो जो फर्क पहले होता था कि हर व्यक्ति को बंबई ही जाना था या दिल्ली जाना था, वो बदल गया है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, जो सर्विसेज सेक्टर है, जो सर्विसेज देनी है सिटीजन्स को, उसमें स्केल आ जाता है अगर शहर एक साथ ही जुड़े रहते हैं लोग। तो सिमिलरली स्किल डेवलपमेंट की आसानी हो जाती है। तो जो इस समय अर्बनाइजेशन एज आप समझिए एक इंजन बन सकता है पूरी ग्रोथ का। हम लोग ने पिछले 20-30 साल में आपने देखा होगा फिजिकल कनेक्टिविटी बढ़ाई है देश की, पोर्ट में बढ़ाया है, रोड्स बढ़ी हैं, अब इनलैंड वाटरवेज बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, अर्बन सर्विसेज में और अर्बन गवर्नेंस में
अगर निवेश करते हैं तो मेरे हिसाब से अगले 20 साल तक इससे हमारे देश को बहुत ग्रोथ का फायदा मिलेगा। राइट, बिल्कुल। निवेश की चूंकि बात है ये तो कोहली सर के पास जाता हूं। सर, भारत की जो टॉप 100 सिटीज हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, 844 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है, इतना बड़ा कंजम्पशन मार्केट है। लेकिन रिपोर्ट की दिलचस्प बात यह भी है कि बड़ी परचेजिंग पावर अब केवल ये बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। बिजनेस की नज़र से अगर हम इसे थोड़ा देखना चाहें तो क्या कॉरपोरेट इंडिया भी अब ये टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ की तरफ देख रहा है, उनकी वास्तविक जो पावर है, परचेजिंग पावर, उसको पहचान रहा है और अगला बड़ा मूव वहीं होता हुआ देखेंगे हम? नमस्कार विपिन, आपको, मेरे सह पैनलिस्ट को और आवाज के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन। मैं इसके कुछ और पहलू आपको बताना चाहूंगा। आपने जो कही कंजम्पशन स्टोरी, तो देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है करीब 60% के आसपास कंजम्पशन से बनती है, हम सब इस बात को जानते हैं। वही कंजम्पशन स्टोरी आपको इन शहरों में भी देखने को मिल रही है। और मैं, अगर आप शहरों की बात करें तो जो मेरे लिए जो मुख्य शहर निकल के आए जब मैंने इस रिपोर्ट को खंगाला और मैंने उसके अलावा देखा, इसमें इंदौर है, जयपुर है, लखनऊ है, कोयम्बटूर, सूरत, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, नागपुर, चंडीगढ़, ये शहर मुख्यतः निकल के आए। इसके अलावा कुछ पंजाब के शहर ले लीजिए, लुधियाना वगैरह। मुझे पिछले कुछ सालों में ये भी देखने को मिला विपिन कि बड़े शहरों से, यानी टीयर 1 सिटी से, दिल्ली, मुंबई, मंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, इन शहरों से लोग इनकी तरफ माइग्रेट करते हुए भी देखें। एक तो ये आपने ग्रोथ देखी है, ये जो ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है विपिन, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ बड़े शहरों में, मैं दिल्ली रहता हूं, आप मुंबई बैठे हैं, तो इसलिए मेरे ऊपर आलोचना का इंजाम तो लग नहीं सकता, क्योंकि आप भी वहीं बैठे हैं, मैं भी दोनों बड़े शहर में बैठे हैं। मुझे लगता है क्वालिटी ऑफ लाइफ डिटेरियोरेट हुई है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इन बड़े शहरों में पुअर हुई है। उसकी वजह से एक टीयर 2, टीयर 3 माइग्रेशन मुझे देखने को मिल रहा है। मैं ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूं विपिन, जो दिल्ली से देहरादून, मुंबई से सूरत और चेन्नई से विशाखापट्टनम शिफ्ट हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको इन शहरों में पोल्यूशन ज्यादा लगता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ गई है। दूसरा, इन शहरों के ऊपर जिस तरीके से ट्रैफिक कंजेशन है, ओवरऑल स्ट्रेस और प्रेशर है, तो एक ये भी कारण रहेगा कि इन शहरों से बहुत सारे लोग निकलना चाहते हैं। मैं तो लोगों से बात करता हूं, वो कहते हैं हम निकल के किसी छोटे शहर में रहना चाहते हैं जहां क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो। दूसरा, ये छोटे शहरों की, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज की हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है विपिन। जो सुविधाएं आपको दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और हैदराबाद में मिलती हैं, आज उन सुविधाओं की जानकारी, उनकी इंफॉर्मेशन इन टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में है। आपको, मैं अभी देहरादून होकर आया विपिन, आपको बताता हूं, वहां पर मुझे ऐसे ऐसे कैफेज दिखे जो कि जेन जी के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। ऐसे ऐसे कैफेज दिखे जो आपको दिल्ली, मुंबई में भी नहीं दिखाई देंगे। तो मुझे लगता है वो सोशल मीडिया से जानकारी लेके इन शहरों में भी वो निवेश आ रहा है, तो इसलिए ये कंजम्पशन स्टोरी रफ्तार पकड़ रही है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ जैसे जैसे टीयर 1 सिटीज में खराब होगी, उसी, मैं आलोचना नहीं कर रहा, जो एक स्वाभाविक प्रोग्रेशन हो रहा है वो सभी को दिखाई दे रहा है, वैसे वैसे आपको टीयर 2, टीयर 3 सिटीज की तरफ दिखाई देगा। दूसरा, आज अगर मुझे अपना बिजनेस शुरू करना है, मुझे कहीं नौकरी लेनी है, तो मेरी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इन शहरों में कम है, किराया कम है, मकान खरीदने की कीमत कम है, मेरे लिए ट्रैफिक कम है, वायु प्रदूषण कम है। इन सब चीजों ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन विपिन रखा है पिछले कुछ सालों में, हमें जो ये ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। और आप ये भी मानेंगे कि लोग कम तनख्वाह पर और कम आय पर भी, हालांकि वर्क फ्रॉम होम और ये जो वर्चुअल सारा सिस्टम हुआ है कोविड के बाद से खासकर, इसने इसको रफ्तार दी है, क्योंकि अब आपकी इनकम कहाँ रह रही है इससे मैटर नहीं करता है। पर अगर इनकम मैटर करती भी है, ये मैं बड़ी बात बोल रहा हूं, तो लोगों ने उसको भी स्वीकार किया। एक व्यक्ति अगर 2 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा था, वो टीयर 2 सिटी में जाके, टीयर 3 सिटी में जाके 1.5 लाख पे भी तैयार है, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, उसको जो महीने का बचता था वो उतना ही बचता है। तो मुझे लग रहा है इस ग्रोथ के लिए, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए टीयर 1 सिटी का क्वालिटी ऑफ लाइफ का डिटीरियोरेट होना भी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है इन छोटे शहरों को बढ़ावा देने में। आज बड़ी कंपनीज के कॉल सेंटर्स, बीपीओस और केपीओस आपको चंडीगढ़, जयपुर, वडोदरा, विशाखापट्टनम, देहरादून यहां पर खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहां पर ऑफिस भी सस्ता है और टैलेंट जो माना जाता था कि आज तक खाली टीयर 1 सिटी में जो टैलेंट मिलता है, ये भी हैरानी होगी जान के कि टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में उतना ही अच्छा टैलेंट उससे कम कॉस्ट पर आपको मिलता है।
तो ये सारी बातें कंट्रीब्यूट करें, तो इसको हम खाली एक इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ना देख के हम एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखना चाहिए विपिन। जी बिल्कुल। और शरद जी, बहुत शानदार विश्लेषण, और इनफैक्ट आपने वो तार छेड़ दिया। आपने जिक्र किया कि आप ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो कि मूव कर गए बड़े शहरों से छोटे शहरों की तरफ। आपने मेरा और अपना परिचय दिया कि आप दिल्ली बैठे हैं और मैं मुंबई बैठा हूं। विद नो ऑफेंस, मैं मूव तो नहीं कर गया, लेकिन मेरी भी दिल की एक बड़ी इच्छा यही है कि इस बड़े शहर को छोड़ के वन पॉइंट ऑफ टाइम किसी छोटे शहर की तरफ जाया जाए। तो ये आई थिंक पैनल पे बैठे सभी लोगों के मन में आता होगा, क्योंकि जो हसल बसल एक बड़े महानगरों में हो गई, वो जो पीक पॉइंट है ना, वो क्रॉस कर गया है। अब वो जितनी भी ग्रोथ हो रही है या जितना विस्तार हो रहा है, वो लोड के तौर पे ज़्यादा है, सुविधा के तौर पे कम है। और आप तो जानते हैं शरद जी, मैं रियल एस्टेट भी कवर करता हूँ चैनल पे। अक्सर ये बात आजकल कहने में आती है कि आने वाले वक्त में शायद जिन लोगों के पास इफरादी में पैसा होगा, वो छोटे शहरों में जाकर रियल एस्टेट के लिए प्रीमियम देंगे। ये होगा, वो कहेंगे कि आप मुझसे इतना पैसा ज्यादा ले लो, लेकिन मुझे इस छोटे शहर में घर चाहिए और ये लीजिए ज्यादा पैसा। हाँ सर, बोलिए। विपिन एक छोटी सी बात मैं ऐड कर दूं यहाँ पर, इससे पहले कि आप हमारे माननीय दूसरे पैनलिस्ट के पास जाएं। मुझसे जब, हालांकि मेरा पर्सनल फाइनेंस में बहुत समय जाता है, और मुझसे जब लोग निवेश की सलाह लेते हैं, तो आप तो रियल एस्टेट का खूब शो करते हैं, आपको पता होगा रियल एस्टेट में थोड़ा सा एक प्लेटो फेस आजकल आया हुआ है बड़े शहरों में, सब जगह। तो जब मुझसे पूछते हैं कि आप रियल एस्टेट की एसेट डाइवर्सिफिकेशन की सलाह देते हैं, तो मैं रियल एस्टेट भी उसमें बोलता हूं। तो मुझसे कहते हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि रियल एस्टेट में एक प्लेटो फेस आया हुआ है, दूसरी तरफ आप कहते हैं, मैंने कहा ना, आप टियर 2 टियर 3 सिटीज में आज भी निवेश के अवसर हैं, जहां पर जो आपने प्रीमियम वाली बात करी, इस बात को मैं बहुत जोर देके कहता हूं कि टियर 2 टियर 3 सिटीज में जिस रफ्तार से अपार्टमेंट्स बन रहे, आपने हाई राइज, जो हमें हाई राइज में जयपुर में देख के आया, जो हाई राइज मैंने देहरादून में देखे, जो हाई राइज मैंने इंदौर में देखे, आपने शायद 10 साल पहले इनकी कल्पना नहीं करी होगी कि भाई इन शहरों में ये इतना लंबा मकान बनाने की क्या जरूरत है, यहाँ कौन सी जगह की कमी है। पर आपको हैरानी होगी कि वहीं के लोग आज उस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये प्रीमियम, आपने जो प्रीमियम वाली बात करी है, ये स्पॉट ऑन है, और मैंने अपनी आंखों से वहां पर कीमतें बढ़ती देख रहा हूं, और आगे भी बढ़ेंगी। राइट, बिल्कुल। और इसको विश्लेषण में लेकर आएंगे इस बातचीत को। विद नो ऑफेंस, मतलब आपको दिल्ली पसंद, मुझे मुंबई पसंद, लेकिन हाँ, महानगरों की अब अपनी एक असुविधा पैदा होने लगी है। आगे इस पर और बात करते हैं कि कैसे इसका फायदा टियर 2 टियर 3 सिटीज को मिलेगा। वेलन रजत जी, रिपोर्ट का शायद सबसे बड़ा जो सोशियो इकोनॉमिक चेंज दिख रहा है, वो ये है कि मिडिल इनकम हाउस होल्ड की हिस्सेदारी 10 साल में 29% से बढ़कर ऑलमोस्ट 53% पर पहुंच गई है। तो क्या भारत वास्तव में अब एक मास मिडिल क्लास इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहा है? और इस नए मिडिल क्लास की सबसे बड़ी एस्पिरेशन अगर हम ढूंढने निकले, तो फिर वो क्या होगी? ओके, सबसे पहली बात मैं ये कह सकता हूँ, यहाँ पे नियरली जो हम पैनलिस्ट हैं, नियरली 3 डिफरेंट डायमेंशंस को प्रेजेंट कर रहे हैं। एक वो जिन्होंने एक रिपोर्ट बनाई है और वो डेटा के ऊपर बात कर रहे हैं। दूसरे हैं इकोनॉमिस्ट्स जो बाकी पॉलिसी के बारे में बात कर सकते हैं, बाकी चीज़ कर सकते हैं। जहाँ तक मेरा काम आता है एज एन इन्वेस्टर फेडरेशन, मैं बैलेंस शीट की बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि भाई पैसा कहाँ बन रहा है मेरे क्लाइंट्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए, और किस मार्केट्स में। यस, मैं 1-2 चीज़ें इसमें रखना चाहूँगा, और मैं आपकी बात भी कहूँगा कि इकॉनमी कहाँ बढ़ रही है। अगर हम टायर 1 सिटी की बात करें, सबसे ज़्यादा जो माइग्रेशन, वैल्यू माइग्रेशन की अगर हम बात करें, तो अगर देखा जाए जो भी मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, उसके 50 किलोमीटर की जो पेरिफेरी है, जिसके अंदर नए नए टाउनशिप्स आ रहे हैं। जैसे आप पकड़ लीजिए दिल्ली गुड़गांव का एक्सप्रेसवे एज एन एग्जांपल, जहाँ पे पहले सड़क बंद थी, जैसे ही नई गवर्नमेंट ने वहाँ पे सड़कें और वो चीज़ें हटा दी, तो नियरली 4 साल के अंदर पैसा डबल हो गया। आप एक्सप्रेसवे छोड़िए, अगर आप रोहतक की तरफ देखते हैं, लैंड के प्राइसेस डबल हो गए। आप रिवाड़ी पकड़ लीजिए, ये तो मैं सिर्फ गुड़गांव के साइड, रोहतक, रिवाड़ी और उस डायमेंशंस की बात कर रहा हूं। अगर हम बाकी इंदौर, भोपाल, जयपुर, जैसे बाकी माननीय पैनलिस्ट ने कहा है, सो बिल्कुल अनलॉक हो रहा है। लेकिन एक और फैक्टर मैं कह रहा हूं, जहां बात करें टायर 2 सिटीज, टायर 3 सिटीज में जा रहा है, वहीं मैं एक रिपोर्ट से एक फैक्ट सामने रखता हूं। पिछले 1 साल में, अगर 2025 की हम बात करें, जो नंबर ऑफ यूनिट सेल हुई है, ट्रांजैक्शंस की मैं बात करूं, वो नियरली 14% गिरी थी।
जबकि जो वैल्यू था, वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस, वो नियरली 6% बड़ी थी अगर ये टॉप 7 सिटीज की हम बात करते हैं। तो अगर मैं 75 लाख के अपार्टमेंट की बात करता हूं, 75 लाख के अपार्टमेंट की बात करता हूं, जिसमें नियरली 60% ऑफ द बायर्स थे पहले, वो रिड्यूस हो गए 32% हो गया। अब देखिए, आप इसी फैक्टर को दो तरीके से पकड़ सकते हैं बिटवीन 2021 एंड 2025। 75 लाख के बाइंग के फ्लैट के लिए जो नंबर ऑफ बायर्स थे वो 60% थे, जो रिड्यूस होकर 32 आए। अब यही चीज हम कह सकते हैं कि मिडिल क्लास नीचे से ऊपर आया है, तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं कि एक एस्पिरेशनल वैल्यू बढ़ रही है, कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, और वो एक बेसिक लेवल से भी अगर आप देखें, उसके लिए हमें रियल एस्टेट की सेल्स ही देखने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए हम किस टाइप की गाड़ियां खरीद रहे हैं। हर कोई थार लेना चाहता है, एसयूवी लेना चाहता है, बड़ी गाड़ी लेना चाहता है जो जितनी किफायती भी हो और थोड़ा सा एक एस्पिरेशन भी दिखे। वहीं पे अगर हम खर्चे की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमरिज्म या प्रीमियमाइजेशन, बिल्कुल सही है, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, लोग आपका कोवर्किंग स्पेस कर रहे हैं। इसी कारण से जितनी भी बड़ी टाउनशिप्स टाइप्स आ रही हैं या जितने सारे आपके नए फ्लैट्स आ रहे हैं, वो इसी एमिनिटीज के साथ आ रहे हैं कि भाई कोवर्किंग बिजनेस यूनिट्स। और सबसे बड़ी बात जो यहां पे अभी तक ये पॉइंट उठाया नहीं गया था, मैं ये कह सकता हूं, आप इन्वेस्ट जब करते हैं ना, आप सिटी में मत इन्वेस्ट करिए। आप ये मत देखिए कि जयपुर है या भोपाल है या इंदौर है। अगर किसी को भी रियल एस्टेट में निवेश करना होता है, देखने का तरीका होना चाहिए, देयर शुड बी सर्टेन कॉरिडोर्स टू इन्वेस्टेड टू। अब बात आता है कि कॉरिडोर का मतलब क्या है। कॉरिडोर का मतलब है कि हिंदुस्तान में नियरली 5 कॉरिडोर्स की हम बात कर सकते हैं। एक हो सकता है जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो कि भाई इंडस्ट्रीज या एक इंडस्ट्रियल बेल्ट सेटअप कर रहे हैं या वो। दूसरा हो सकता है जिसको हम कहते हैं कि आपका एसएमई से रिलेटेड, माइनिंग से रिलेटेड, वैल्यू माइग्रेशन से रिलेटेड। अब मैं आपको सिंपल एग्जांपल एक वैल्यू माइग्रेशन का देता हूं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, और बहुत ग्रास रूट लेवल की बात है, मेरी परसों किसी से बात हुई थी एंड दे वर सेइंग कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम द्वारका में घर ले रहे हैं। तो मैंने कहा आप रहते कहां थे? कहते हम करोल बाग रहते थे। अगर आप सपोज करोल बाग, उत्तम नगर और उस साइड के जैसे जनकपुरी साइड के देखेंगे, जिनके वहां पुराने घर थे, जब माइग्रेशन के बाद लोग पाकिस्तान से आए थे, उनकी वो एक एक प्लॉट की कोठी नियरली 3-3, 4-4 करोड़ की हो गई है। तो वो नॉर्मली क्या कर रहे हैं, काफी लोग वहां से बेच के द्वारका की तरफ आ रहे हैं। लेकिन जो द्वारका में पिछले 20-25 साल से थे, वो शिफ्ट होके जा रहे कहां पे? द्वारका एक्सप्रेस वे पे, दैट इज अ पेरिफेरी। अब सीन ये होता है, तो जो 4 करोड़ की वहां प्लॉट और कोठी बेचा है, वो 2 करोड़ का फ्लैट ले लेता है द्वारका में, 2-2.5 करोड़ का, 2-2.5 करोड़ अपने पास रखता है, या अगर कोई दुकान कोई लेनी है। लेकिन जो द्वारका का 2-2.5 करोड़ में बैठा होता है, अगर वो बेचता है, वो क्या करता है, या करोड़ 1.5 करोड़ का रेडी टू मूव इन अगर कोई है, तो वो वहां मूव करता है और वहां वैल्यू अनलॉक करता है। तो कहने की बात आती है, जहां आप कंज्यूमरिज्म की बात करें, वो 2 पैमानों पे होता है। रियल एस्टेट, यस, इट हैज बीन वन ऑफ द फॉर्मिडेबल फैक्टर, जहां एक मिडिल क्लास आदमी 10 लाख 20 लाख रुपया अपना लगाता है, 20 लाख अपना लगाता है, 80 लाख का लोन लेता है, और जब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करता है, जो लेवरेज से उसका पैसा बनता है एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर लेवल पे, वो तो बनता ही बनता है, और उससे वो अपनी एक वेल्थ क्रिएट करता है, क्योंकि वो उसकी पूरी जमा पूंजी एक जगह लॉक हो जाती है और लॉन्ग टर्म में वो उसको मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है। अगर हम रेडी टू यूज या मूव इन की बात करें, मैं इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मिडिल क्लास के लिए, जहां हम कंज्यूमरिज्म की बात करते हैं, फिर चाहे आप फूड जॉइंट्स की बात कहो, आप इजी डिलीवरी की, डाइन आउट्स की बात करो। अब आप एक चीज बोलिए, जितने डेटा सेंटर्स इंडिया में आ रहे हैं, जितनी डिफरेंट मल्टीपल सिटीज में आ रहे हैं, जिस टाइप की हमें एस्पिरेशनल लिविंग चाहिए, उस हिसाब से जो सेकेंडरी टायर 2 सिटीज हैं डेटा सेंटर्स के लिए, अब वो देखेंगे कि ओके, दिल्ली गुड़गांव के हब के पास डेटा सेंटर अगर वो सपोज रिवाड़ी या रोहतक में डालेंगे, वहां इंडस्ट्रीज के लिए भी कॉस्ट एफिशिएंट होता है और आसपास की एम्प्लॉयबिलिटी भी जनरेट होती है और कंज्यूमरिज्म को भी बढ़ावा आता है। बट कंज्यूमरिज्म हर जगह पे, मैं ये कह सकता हूं कि जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो प्रॉस्पेरिटी है और जो वेल्थ है, जो प्रॉस्पेरिटी है वो डिसेंट्रलाइज हो रही है। अब वो डिफरेंट टायर 2 टायर 3 सिटीज में जा रही है, लेकिन वेल्थ अभी भी कंसंट्रेटेड है। पॉइंट है, इसी को पकड़ के मैं कंसंट्रेटेड है। एक बार फिर जाता हूं राजेश जी के पास। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो प्रॉस्पेरिटी है वो डिसेंट्रलाइज हो रही है। पूरी बात का जो मर्म निकाले तो वो यही होगा। आपने अलग अलग उदाहरण में बात रखी। तो राजेश जी, टियर 2 टियर 3 सिटीज की ग्रोथ की बात हम कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, ऐसा नहीं, लेकिन इस रिपोर्ट में आपके, क्योंकि फैक्चुअल है, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, चंडीगढ़ हो गया, वडोदरा हो गया, सूरत हो गया, पुणे, तिरुवनंतपुरम जैसे शहर इनकम और कंजम्पशन दोनों के मामलों में कई बड़े महानगरों को चुनौती देते दिख रहे हैं, इनफैक्ट उनसे आगे निकल गए। तो क्या माने, अब सचमुच भारत की जो प्रॉस्पेरिटी की ज्योग्राफी है वो बदल रही है, बदल चुकी है, या फिर अभी ये निष्कर्ष निकालने में हम थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा इसको और होने में, थोड़ा सावधानी से देखना होगा? इसमें विभिन्न, सबसे बढ़िया मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने जो हमारे जैसे लोग
पैनलिस्ट हैं काफी अच्छे ढंग से बहुत सारा इनपुट। और एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं एक चीज रहेगा कुछ ऐसे, इसलिए कि डेटा ये जो आया हुआ है, जैसे आप कह रहे हैं कि अभी मैं आपसे जैसे पहले कहा कि लगभग हमारा 20-25 साल का रिसर्च हम माने टाटा सन्स ग्रुप और प्राइस के रिसर्चर का 20-25 साल का। और हम लोग क्या किए हैं कि अगर 2004-5 का डेटा लिए, उसको एनालिसिस करके देखे, फिर 2010 के लिए, 2015, 2020, 2023 ये सब लेकर फिर हमने इसको थ्रू प्रोसेस जाना, नॉट एज इवेंट एक्चुअली, पहला चीज। दूसरा, इसमें जैसे शरद जी कह रहे थे, मैं उसमें एक आध दो चीज जो माने जैसे जिससे कि उसमें हम मुझे खुशी है कि कम से कम जो एक परसेप्शन है उसके हिसाब से कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये फैक्चुअली है। जैसे एग्जांपल दें कि आप दिखा भी रहे थे कि जैसे एग्जांपल चंडीगढ़, अमृतसर, जबलपुर, आप बिलीव नहीं करेंगे जो शरद जी कह रहे थे, ये जो मूवमेंट हो रहा है पर्टिकुलरली फ्रॉम दोज हु आर हैविंग परचेजिंग पावर, तो वहां पे कास्ट ऑफ लिविंग अगर सस्ती है तो एक आदमी जो 10 करोड़ का घर सपोज करिए दिल्ली में खरीदता है, अगर वो उदयपुर में जाएगा तो उसको 3 ही करोड़ में घर मिल जाएगा, उसके पास कम से कम 7 करोड़ का एक किस्म से मार्जिन होता है। दूसरा, इसी नाते उनका खर्च, जब उनके पास सेविंग ज्यादा होती तो उनका ऑटोमेटिकली खर्च बढ़ जाता है। वो आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि जो चीज हम लोग मिला, अमृतसर, जबलपुर और चंडीगढ़ जैसे सिटी में प्रति परिवार खर्च मुंबई से ज्यादा है। आप मान सकते हो, मैंने मुंबई से ज्यादा खर्च इन शहरों में, इसलिए लोअर स्टेटा वाले उतने हैं नहीं मुंबई में, जैसे हर एक आदमी गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। दूसरा चीज और हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आप कह रहे थे उस पे आए कि ये चीज रियली ऑलरेडी हो रही है इस समय, ये अभी कहना जल्दी नहीं, अब ये रहेगा, ऑलरेडी मूव कर चुका है। जैसे कई बार कहते हैं कि इंडिया इज बिकमिंग 4th इकोनॉमी, नाउ टारगेटिंग 3rd इकोनॉमी, एक्चुअली ग्रोथ आ रही है, तो एग्रीगेट नंबर है लेकिन ग्रोथ हो कहाँ रही है। अगर हम ये देखें तो रियली ये होता है हर एक जगह ग्रोथ हो रही, लेकिन इन सब जगहों पे जो अभी हमारे जो लास्ट पैनलिस्ट ने जो उन्होंने इतना बढ़िया कॉरिडोर का, इसमें हमने 4 कॉरिडोर की बात किया है। और ये आपको ये भी बताएं, ये पूरी रिपोर्ट हमने काफी बड़ी बनाई, लेकिन पहले स्टेज में केवल ये 50-60 पेज किस लिए निकाली कि सब कुछ एक बार में डाल दोगे तो एक रहेगा, लेट अस डाइजेस्ट, लेट अस गेट दैट। अब इसमें 4 कॉरिडोर जो उन्होंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप पेज नंबर 17 पे दिया गया है। आप ये देखेंगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, पूना, मुंबई, सूरत, बड़ोदरा, अहमदाबाद, दिस इज हैविंग एक्चुअली 51 मिलियन पॉपुलेशन एंड द हाईएस्ट इनकम 14-15 लाख रुपीस पर एनम। दूसरा, जैसे ऐसे माइग्रेशन कॉरिडोर उन्होंने तिरुवनंतपुरम, कोलम, कोट्टयम, कोची, त्रिशूर, कोझिकोड, कन्नूर, इसकी पॉपुलेशन 21 मिलियन इस कॉरिडोर की। और यहाँ पे हाई ओनरशिप ऑफ कार है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, कंप्यूटर एंड तीसरा द टेक एंड मैन्युफैक्चरिंग ट्रायंगल, ये बेंगलुरु है, चेन्नई, हैदराबाद। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन मिडिल क्लास का, कंट्री में सबसे ज्यादा इवन मिडिल क्लास कंसंट्रेशन मींस इन सिटी में अगर हम देखें population of middle class, those who are earning approximately on an average 16 lakh rupees per annum, their share in the city is higher than the metros actually. और चौथा आपको बताएं जो इन्होंने कहा जैसे ये स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का, इट इज समथिंग लाइक मुरादाबाद, मेरठ, लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, ये यहाँ पर आप देखेंगे दिस इज। तो सर एक सवाल अब मैं आपकी रिपोर्ट से ही, क्योंकि काफी सारा एनालिसिस इसमें है कि एक तरफ तो तस्वीर बहुत सकारात्मक है, क्योंकि थोड़ा बैलेंस में हम बातचीत करें, सिर्फ रोजी पिक्चर ही देखेंगे तो भी गड़बड़ है। इनकम बढ़ रही है, नो डाउट, मिडिल क्लास बढ़ रहा है, नो डाउट, कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ डेट की बात करें, बढ़ रहा है, फाइनेंशियल स्ट्रेस वो भी ऊपर जा रहा है। तो क्या आपके इस डेटा में ऐसा कोई मिडिल क्लास भी दिख रहा है जो ऊपर तो उठ रहा है, लेकिन एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग और ये तमाम चीजें और इससे आने वाली फिर वो ईएमआई, उसके बढ़ते बोझ के कारण एक फाइनेंशियल वर्नेरेबिलिटी का भी शिकार हो रहा है, मतलब थोड़ा एक्सपोज हो गया है? एकदम सही कहें। इसमें एक पेज पे आपका रहेगा कि मैं अगर आपको बताऊं तो एक पेज पे फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी का भी डिस्कशन किया गया है। There are approximately in these cities there are 12% फैमिली ऐसी हैं जिनका एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा है।
मीन्स दे आर स्पेंडिंग मोर देन द व्हाट दे आर अर्निंग एक्चुअली। तो 12% बहुत बड़ा है। मीन्स अगर हम देख रहे हैं टोटल, अगर पॉपुलेशन एक जिसका देख रहे हैं और उस पॉपुलेशन का 12% स्ट्रेस में भी रह रहा है, एंड दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनली हायर इन द स्मॉलर सिटी दैन द रिच सिटी। तो ऐसा नहीं है कि सब, इसका क्या रहेगा, सबसे बड़ा क्या रहेगा चैलेंजेस जो ये फेस कर रहे हैं, पर्टिकुलरली एक्चुअली देयर आर क्लास विद इन द एक्चुअली द जो ये मिडिल क्लास है, there are people those who are actually also struggling for the good education, health as well as also connectivity. इनकी प्रॉब्लम है, और इसके लिए इसीलिए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गवर्नमेंट्स वांट्स to make them actually the resource and source for the achieving the Bharat. There is a lot need to be done at the policy level to actually strengthen the particularly infrastructure on अफोर्डेबिलिटी लेवल, मीन्स अफोर्ड जो कर सकते हो। ऐसे अगर इनको ऐसे कर देंगे तो जो सबसे पहले हमारे जैसे कोलीग ने जैसे अभी इसमें कहा कि एक आपको पता है चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, जिसको अगर हमें जैसे हम कहें डिविडेंड, अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड, अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं आता है, अगर कायदे से एजुकेशन फैसिलिटी नहीं आती, हेल्थ फैसिलिटी नहीं आती, केवल इनकम बढ़ने से आपका भी, जैसे इस समय आप देखिए, जिस समय अभी आपका पर्टिकुलर तेल की प्रॉब्लम हुई, सबसे बड़ा देखिए प्रॉब्लम दिखाई दिया, सारे शहरों में दिखाई दिया। इस तरह की चीजें आएगी तो ये नई अपॉर्चुनिटी, नई प्रॉब्लम भी लाएगी। तो उसके लिए हमें नए ढंग से इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में देखना भी चाहिए कि नए चैलेंजेस को हम कैसे आगे रिकवर या इसको कैसे हम पार। जी बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा जो फाइनेंस वाला सवाल है, इसको थोड़ा और आगे लेके जाता हूं। मैं साकेत जी से भी पूछना चाहूँगा कि जो अर्बन इंडिया है सर, उसका देश का जो कुल हाउस होल्ड डेट है, उसमें हिस्सा 10 साल में जो कभी 54% या उसके अराउंड होता था, वो बढ़ के ऑलमोस्ट 65% को क्रॉस कर गया है। और मिड टीयर सिटीज़ में डेट बहुत तेज़ी से बढ़ा है। तो क्या इसे हेल्दी क्रेडिट एक्सपेंशन के तौर पे देखें, क्योंकि लोग घर, गाड़ी, एजुकेशन, बिजनेस के लिए कर्ज ले रहे हैं, कर भी रहे हैं, या हाउस होल्ड बैलेंस शीट में कोई वार्निंग सिग्नल्स भी पकड़ सकते हैं कि भाई इसको आपको एक थ्रेशोल्ड के ऊपर नहीं लेके जाना, नहीं तो फिर वो दिक्कतें दिखाई देने लग जाएंगी, मतलब जो हमें एक बढ़िया पिक्चर दिख रही है उसमें क्रैक सा दिखेगा। धन्यवाद विपिन जी, आपने फिर से जो मुद्दा पकड़ा है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी रिपोर्ट राजेश जी अभी बात कर रहे थे, जो बूम टाउन्स हैं और फ्रंटियर टाउन्स हैं, उसमें अगर देखा जाए तो उसमें लोग जो अपनी आय का प्रतिशत खर्च कर रहे हैं वो काफ़ी ऊंचा है, और जो कि नॉर्मली सस्टेनेबल नहीं होता है। इसी तरह जो लेवरेज बढ़ा रहे हैं लोग, जेनजी में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है फ्यूचर में आकर के, कि वो लोग खर्च पहले कर दे रहे हैं और पैसे बचाने की जो क्षमता होती है वो शायद कम हो रही है। एक कदम पीछे जाऊंगा विपिन जी, अगर आपकी अनुमति हो तो। जी। एक होता है वैल्यू, अभाव की वैल्यू, कि जगह कम है इसलिए दाम बढ़ते जाएंगे, वो भी एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है। पर हम लोग के पास जो इस रिपोर्ट्स को देखने से लगता है, अवसर है वैल्यू थ्रू ग्रोथ लाने का पूरे 100 के 100 शहर में। और वो लाने के लिए कोई ऐसा बहुत बड़ा क्रांति की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से केवल 4 पॉइंट जरूरी हैं। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर का चेंज करना, और इसमें 2 तरीके से करना पड़ेगा। एक तो जो बड़े शहर हैं वहां पे रेट्रोफिटिंग करनी पड़ेगी, बंबई हुआ, दिल्ली हुआ, वहां पे लिमिटेड अमाउंट हम कर सकते हैं। पर कम से कम जो नए शहर आ रहे हैं, मान लीजिए आपका लखनऊ आ रहा है, कानपुर आ रहा है, सूरत आ रहा है, वहां पे सिविल सिस्टम्स वगैरह या बिजली का जो अंडरग्राउंड वायरिंग है, इनको हमें अगले 25 साल के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा। तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बदलना होगा। दूसरा, जो सर्विसेज हैं, आज की डेट में सर्विसेज, कोई भी एक डेथ का सर्टिफिकेट लेने के लिए शहर में लेना हो, आदमी शायद फिर से मरने को तैयार हो जाता है सर्टिफिकेट मिलने से पहले। तो सर्विसेज के ऊपर बहुत कस के निवेश करना पड़ेगा। तीसरा है गवर्नेंस। कॉरपोरेशंस हैं, अधिकतर जगह पे कोई भी व्यक्ति, वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं वो 1 साल 1.5 साल रहते हैं। हमें जरूरत है 5 साल का व्यू करने की, क्योंकि अगर ये सब 3 चीजें नहीं हुई तो जो आप दूसरी पैरेलल में देख रहे थे चीज, वो थी कि व्यक्ति, हर परिवार के लोग इस समय
खाने पे और किराए पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं, सॉरी खाने पे कम कर रहे हैं, किराए पे और ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा खर्च कर रहे हैं। तो अगर हमने अच्छा मेट्रो नहीं बनाया या अच्छी बस सर्विस नहीं बनाई या लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं दी, तो यहाँ पे दो क्लास हमारे यहाँ अर्बन एरियाज में बनते जाएंगे, हैव्स एंड हैव नॉट्स के। तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, गवर्नेंस, जो कि इंटीग्रेटेड गवर्नेंस और प्लानिंग करने वाली गवर्नेंस हो, ये जरूरी। चौथी चीज, क्योंकि हम लोग के अधिकतर शहर इस समय सर्विसेज बेस पे बढ़ रहे हैं, हम लोग को उनके लिए स्किलिंग की बहुत जरूरत है, जिससे कि जब एआई या एमएल का इम्पैक्ट आए तो अचानक उन शहरों में जो रोजगार है वो कम ना हो जाए। तो मुझे लगता है ये चार चीजों पे अगर फोकस किया जाए और कस के निवेश किया जाए, कि दिखाया जाए कि लखनऊ हो या कानपुर हो या सूरत हो या नागपुर हो, वहां पे आदमी खुशी से रह सकता है और उसको डॉक्टर मिल सकते हैं आसानी से, बच्चों को स्कूल मिल सकते हैं। और एक और चीज जो हम लोग अभी भी बार बार देख रहे हैं कि जो अर्बन स्प्रॉल है, हम लोग को कहीं ना कहीं वर्टिकल ग्रोथ करने की जरूरत है, जिससे कि जो घेटो और जो शैंटी टाउन बनते जाते हैं उससे हमारी लैंड रिलीज होगी, हरियाली पैदा कर सकते हैं अगर हम लोग वर्टिकल ग्रोथ करें। तो थोड़ी प्लानिंग की जरूरत है, क्योंकि हम लोग ये 100 शहर हमारे अगले 50 साल की ग्रोथ ड्राइव कर सकते हैं सही निवेश के साथ। 100% एग्रीड सर, क्योंकि हमारी ग्रोथ का एक बहुत बड़ा कह लीजिए ड्रॉबैक है। इंडिया ने बहुत तरक्की की है, लेकिन जो अभी हम तस्वीर देखते हैं, चाहे वो महानगर या दूसरी जगह की वो बात करें, वो ग्रोथ बड़ी अनप्लान्ड सी लगती है। मतलब जो ट्रैफिक की समस्या है या अन्य कई समस्याएं हैं, वो शायद प्लानिंग में कमी या प्रॉपर प्लानिंग में कमी हम कह सकते हैं। प्लानिंग तो हुई, ऐसा नहीं कि प्लानिंग नहीं हुई, लेकिन जिस लेवल की प्लानिंग हमें चाहिए, जिस तरीके की प्लानिंग हमें चाहिए, उसका शायद अभाव रहा। और आगे अगर हमें ये चीज़ मिटानी है तो एक प्रॉपर प्लानिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रोथ विदाउट अ प्रॉपर प्लानिंग वो बड़ी स्कैटर्ड अदरक जैसी हो जाएगी, फिर कोई भी स्ट्रक्चर कैसा भी दिखाई देगा। राइट कोहली सर, एक सवाल और है, रिपोर्ट से ही निकलता है कि रिपोर्ट ही बता रही कि कई छोटे और मध्यम शहरों में इस वक्त कार, एसी, वॉशिंग मशीन और दूसरे कई बिग टिकट परचेसेस जो हैं वो टेक ऑफ पॉइंट पर खड़े हैं। बिल्कुल, अगर आपको अगले 5 से 10 साल के लिए भारत की कंजम्पशन स्टोरी पर दांव लगाना हो, तो क्या आप मेट्रोज के बजाय इमर्जिंग सिटीज पर दांव लगाएंगे? एक, और कौन सा सेक्टर होगा इस बदलाव के सबसे बड़े विनर के तौर पे जो आपको लगता है सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा? देखिए, अगर कंजम्पशन स्टोरी की बात करें और मैं एक उदाहरण लेके चलता हूं कार्स का, फॉर एग्जांपल मैं ऑटोमोबाइल्स का लेके चलता हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है। आप ऑटोमोबाइल्स में लगाएं तो आज भी दिल्ली में सबसे ज्यादा, दिल्ली एनसीआर लें तो पूरे इंडिया का डेटा आप उठाएं तो दिल्ली एनसीआर में सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती हैं। ऑटोमोबाइल सेक्टर अभी भी दाव दिल्ली एनसीआर पे लगाएगा, पहली बात। दूसरी बात, इसमें मैं जो ये टीयर 2 सिटीज हैं विपिन, इनको भी मैं 2 हिस्सों में बांटना चाहूंगा। कुछ इसमें कैपिटल्स हैं, मैं जयपुर ले लूं, लखनऊ ले लूं, देहरादून ले लूं, अहमदाबाद ले लूं, मैं ये 4 केस लेता हूं। तो आप देखेंगे कि जो सुविधाएं और सर्विसेज जिनकी अभी बात हो रही थी मुझसे पहले, वो सर्विसेज आपको इन कैपिटल सिटीज में, क्योंकि राज्य सरकारें भी क्या कर रही हैं विपिन, कि उनका फोकस, यहां पर राज्य सरकार को मैं लाना चाहूंगा बीच में, क्योंकि उनका फोकस अपनी जहां पर कैपिटल है, जहां सीट ऑफ गवर्नमेंट है, जहां विधानसभा है, उसको वो लोग ज्यादा डेवलप कर देते हैं। जबकि उसके इर्द गिर्द की जगह है, मैं उदयपुर की बात कर रहा हूं, मैं कानपुर की बात कर रहा हूं, मैं अब इन शहरों से थोड़ा सा दूर जा रहा हूं। वहां पर आप जब देखेंगे, आई मीन इंसिडेंटली या फॉर्चुनेटली मुझे लगभग पूरे भारत भ्रमण का मौका मिला है और मैं इन कैपिटल्स में भी गया हूं, इन छोटे शहरों में, टीयर 3 सिटीज में भी बहुत सारी मुझे जाने का मौका मिला। तो मैंने देखा ज्यों-ज्यों मैं उस राज्य के कैपिटल से दूर जाता गया, त्यों-त्यों मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी दिखाई दी, मुझे कनेक्टिविटी में कमी दिखाई दी, मुझे ओवरऑल जो पिक्चर थी पूरे के पूरे टाउन की, उसकी वजह से अफसरों में भी कमी दिखाई दी। तो मुझे लग रहा है इस चैलेंज को अगर सेक्टर दाव लगाना चाहेगा, तो अगर हम कंज्यूमेबल्स की, व्हाइट गुड्स की बात करें, व्हाइट गुड्स वाला नेचुरल बात है कि वो, हालांकि गांव से भी व्हाइट गुड्स की, एयर कंडीशनर्स की, रेफ्रिजरेटर्स की, टीवी की आज डिमांड आ रही है, परंतु अभी भी आपको जो कैपिटल के आसपास इन राज्यों के हैं, मैं इसमें सब राज्य ले रहा हूं विपिन, क्योंकि मैंने लगभग पूरे इंडिया के कैपिटल्स में विजिट किया और मैंने डिफरेंस देखा है वहां सिटीज का। तो ये सेक्टर्स तो दाव लगाएंगे पहले उस कैपिटल पर। अभी यहाँ खाली टीयर 2 की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद जैसे जैसे आप इनसे दूर जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको ग्रीनरी ज्यादा दिखाई देगी, आपको हरियाली या आपको नेचर तो ज्यादा दिखाई देगा, पर जो एक टाउन में रहने वाले को, जो मिडिल क्लास को जो सारी सुविधाएं चाहिए होती है,
और सबसे बड़ी सुविधा यहां मैं बात करना चाहूंगा विपिन, एजुकेशन की, क्योंकि जो परिवार मूव करता है उसके बच्चों को एक बहुत बड़ा रीजन है उनका टियर 1 सिटी में रहने का। आप पूछ के देखें, वो कहेंगे जी वहां पर वो स्कूल नहीं मिलेगा जिस स्कूल में हम बच्चों को एजुकेशन, वो ये ठीक ऐसा ही है जैसे कोई अपर मिडिल क्लास परिवार अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाई कराना चाहता है, ऐसे मिडिल क्लास परिवार अपने आप को टियर 1 सिटी में या कोई बहुत अच्छे स्कूल में जो कैपिटल में है राज्य के, टियर 2 भी है, वहां वो उससे दूर नहीं जाना चाहेगा। मैं समझता हूं हमने सारी गिनती करी, इंफ्रास्ट्रक्चर करी, पर हमने एजुकेशन पे बात न करी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जो क्वालिटी ऑफ स्कूल्स आपको टियर 1 और ए क्लास टियर 2 सिटीज में मिल रहे हैं, वही एजुकेशन फैसिलिटीज आपको लाने पड़ेंगे टियर 3 सिटीज में अगर आप इस डिसेंट्रलाइज ग्रोथ को आगे ले जाना चाहते हैं। और हमने तो एक जीडीपी का भी अनुमान लगाया विपिन। मैंने देखा कि टियर 3 सिटीज में जो जीडीपी की दर थी, जो वहां का डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी तो नहीं कहेंगे उसको, आप जो मर्जी कह लीजिए, ग्रोथ, वहां पर मुझे करीब 10 से 11% दिखाई दी। टियर 2 में मुझे ये 8 से 9% दिखाई दी। और टियर 1 की तो खैर हम बात काफी कर चुके हैं, उसको हम नहीं करते। तो आप देख रहे हैं कि टियर 3 में जैसे जैसे सुविधाएं पहुंच रही हैं, जैसे जैसे कनेक्टिविटी, चाहे वो इंटरनेट कनेक्टिविटी है। एक और समस्या मैंने देखी, जो जो आप कैपिटल सिटी से हटते हैं राज्यों की, त्यों आपको पावर प्रॉब्लम दिखाई देती है। वो कहते हैं यहां तो लाइट जाती है, हमारे वहां दिल्ली मुंबई में तो लाइट नहीं जाती है। और तो मुझे लग रहा है ये राज्य सरकार के स्तर पर इस चीज को लेना पड़ेगा। अब ये तो राज्यों में होड़ हो जानी चाहिए। जो भी राज्य चाहता है उसके यहाँ निवेश आए, उसके यहाँ जीएसडीपी उस राज्य की ज्यादा हो, तो उस राज्य को खाली कैपिटल पे फोकस नहीं करना चाहिए। अगर यूपी है तो लखनऊ पे नहीं, राजस्थान है तो खाली जयपुर पे नहीं, उसको अपने यहाँ के सारे शहरों को विकास करना चाहिए। मैंने ये चीज विपिन, मैंने अमेरिका में ये चीज देखी। अमेरिका के 50 राज्य जो हैं, वहां पर जो गवर्नेंस है वो इस चीज पे खास ध्यान देते हैं कि हम खाली 1-2 सिटीज को डेवलप ना करें। आप एक सिटी से दूसरे सिटी जाएं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप तो एक दूसरे शहर में है। परंतु यहां पर अभी वो आपको फर्क महसूस होता है। मुझे लग रहा है ये इस चैलेंज को ओवर करना बहुत जरूरी है। नहीं, डेफिनेटली कि इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, कि आपने सड़कें दे दी, बिजली वाली पॉइंट आपकी बहुत सही है। आज भी देश के बड़े हिस्से में ये बात आ जाती है, भले ही 2 घंटे 3 घंटे के लिए कट होती है, लेकिन पावर कट्स आते हैं अभी भी। एंड एजुकेशन वाला जो आपने पॉइंट बोला बहुत वैलिड है। उसके साथ मैं एक मेडिकल वाला पॉइंट और जोड़ देना चाहता हूं कि आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि अगर मेरी तबीयत खराब हो गई या मुझे कोई इशू हुआ तो फिर मुझे किसी बड़े शहर की तरफ भागना पड़ेगा रातों रात कार या एम्बुलेंस लेके। मेरे अपने शहर में 1 या 2 अच्छे हॉस्पिटल हो, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 अच्छे हॉस्पिटल भी हो, तो आपको भरोसा रहता है। और एजुकेशन इनफैक्ट कि वो किसी बड़े शहर की तरफ रुख करे, ठीक है कुछ बड़े इंस्टीट्यूट हमेशा कहीं ना कहीं होंगे, बट आपके शहर में एक लेवल प्लेइंग फील्ड वाला इंस्टीट्यूट, चाहे वो मेडिकल हो चाहे एजुकेशन वो हो, अच्छी कनेक्टिविटी हो, सड़कें नो डाउट बहुत अच्छी अच्छी बनी है देश में, गांव तक पहुंची है, और पावर, ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इस ग्रोथ स्टोरी को सच में वहां पहुंचाएगी जहां उसे पहुंचते हुए देखना चाहते हैं। एक खास रिपोर्ट की फ्रॉम प्राइस एंड टाटा सन्स जो बता रही है कि देश की आर्थिक प्रगति की कहानी अब काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और ये देश के चंद महानगरों से निकलकर अब टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ की कहानी बन चुकी है ऑलरेडी, और वहाँ पर हम ग्रोथ के नए कॉरिडोर देख रहे हैं। ब्रेक से पहले काफ़ी विस्तार में उस पर चर्चा हुई, चैलेंजेस पर भी बात हुई, मौक़ों पर भी बात हुई, अपॉर्चुनिटीज़ पे भी बात हुई, क्या करना और चाहिए उस पर भी बात हुई है, और अब कुछ और पहलुओं पर चर्चा करेंगे, इस रिपोर्ट को कंक्लूड करेंगे। धर साहब, एक बड़ा चैलेंज ये हो सकता है कि ये जो टियर 2 और टियर 3 की कहानी है, जितने भी कंजम्पशन और सबकी हम बात करें, लेकिन वो कंजम्पशन तो तभी आएगा जब पैसे होंगे हाथ में। अभी भी रोजगार के जो अवसर, क्योंकि सारा माइग्रेशन तो इसी चक्कर में इन महानगरों की तरफ जाता है कि जो अच्छी जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो अभी भी बड़े शहरों में, नो डाउट कि एक बहुत बड़ा चेंज आया है, बट स्टिल अभी भी ऐसा हो जाए कि आपको ये विचार ही ना आए कि मुझे कहीं और जाना है। जो अपॉर्चुनिटी आपको किसी मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या बेंगलुरु, हैदराबाद में मिले, अगर वो आपको विशाखापट्टनम, वो आपको कानपुर या जयपुर या उदयपुर में मिलना शुरू हो जाए या इंदौर में मिलना शुरू हो जाए लगभग उसी लेवल की, तो शायद ज़्यादा बेहतर ये कहानी आगे बढ़ेगी। अभी जॉब के मामले में क्या आप मानेंगे कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बन पाई है या वो लेवल नहीं आया है जो इस पूरी प्रगति के लिए ज़रूरी है? जी विपिन जी, मैं आपको इसमें 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो फिलॉसफिकल लेवल पे कहते हैं कि मैं सुबह चल रहा था, ऊपर चिड़िया देखी तो मुझे लगा यार चिड़िया के तो पंख है, दुनिया में कहीं भी जा सकती है, तो लौट के घोंसले में ही क्यों आती है। और यही सवाल फिर हमने अपने से कहा
कि हम ले दे के बड़े शहरों तक ही सीमित क्यों रहते हैं। तो जैसा पॉइंट आपने कहा ये वहां बिल्कुल सेट होता है, जिसको हम अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना और उसमें अपनी जॉब और उसमें अपना एक यूटिलिटी सोसाइटी के लिए, बिजनेस के लिए, अपने परिवार में देखना, उसके लिए जो डिसीजन मैट्रिक्स होता है वो ये होता है कि लॉस ऑफ रिग्रेट, कि अगर मैं कोई निर्णय ले रहा हूं कि मेरे को अपॉर्चुनिटीज हैं, तो अगर सपोज मैं आज रोहतक या रेवाड़ी में हूं, मेरे पास क्या ऑल्टरनेटिव है। मैंने रोहतक और रेवाड़ी क्यों लिया, क्योंकि रोहतक और रेवाड़ी नियरली 2-2.5 घंटे डिस्टेंस होगा दिल्ली से, गुड़गांव से तो समझ लो 1 घंटे के अंदर होगा। तो फिर भी अगर मैं आज जाके रोहतक में बैठ के धंधा करना चाहूं, इवन एज ए वेल्थ मैनेजर, कितने HNIs होंगे वहां पे? सिंपल। सो द सेम नैरेटिव अप्लाइज फॉर ईच एंड एवरीवन। हाँ, जो हम रियल एस्टेट, इकोनॉमी, कंज्यूमरिज्म, अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, क्योंकि अगर मैं कंज्यूमरिज्म की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है कि इफ आई एम बाइंग लैंड और प्रॉपर्टी और आई एम बाइंग ए कार, तो उस सेगमेंट में निवेश ज्यादा हो रहा है, तो वहां में इनकम जनरेशन, सैलरीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज उस सेगमेंट की बढ़ रही है। फिर चाहे वो इंस्टीट्यूशंस पैसा लाके डेटा सेंटर बनाए, या मिडिल क्लास एस्पिरेशनल आके SUV खरीदे और ऑटोमोबाइल सेक्टर का है, फिर वो एरिया चले। बट इट ऑल बॉक्स डाउन टू वन पॉइंट कि उस सिटी में उस चीज को करने के लिए अपॉर्चुनिटीज कितनी है। सो अभी भी अगर आप ग्राउंड लेवल पे देखें, अगर मैं गुड़गांव में रह के रोहतक या रेवाड़ी जाने के बारे में सोच नहीं सकता हूं, जबकि प्राइसेस हाफ हैं, सो आप बाकी सिटीज की तो बात ही नहीं कर सकते। जहां तक हम बात करते हैं कि टायर 2, टायर 3 सिटीज में भोपाल, जयपुर, ये बहुत एंड से बढ़ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं, वो बिल्कुल बढ़ रहा है, बिल्कुल सही है। लेकिन वो किन के लिए सही है? जो बंदा जयपुर में रह के सोच रहा था मैं दिल्ली जाके जॉब करूंगा, तो पहले सपोज हम कहेंगे साल में सपोज 10 लाख लड़के जाते थे, लड़कियां जाती थी दिल्ली, बॉम्बे और यहां पे काम करने। अब 10 लाख में से 8 लाख जाएंगे, 7 लाख जाएंगे। सो जो डेवलपमेंट टायर 2, टायर 3 सिटीज में आ रही है, और अगर इन सिटीज में अपॉर्चुनिटीज हैं, तो दे विल ओनली रिस्ट्रेन द आउटफ्लो, बट दे विल नॉट लीव कि भाई बंदा दूसरा वहां से आए। हाँ, then Jaipur, Bhopal, Indore can act as an attractive point for the nearby villages। अब मैं एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल पॉइंट बोलता हूं और ग्राउंड लेवल से बोलता हूं। जहां ये 2 साल पहले की बात है, जहां तक अगर लाख रुपए का डिलीवरी का खर्चा गुड़गांव हॉस्पिटल में आता था, गुड़गांव के लोग डिलीवरी कराने के लिए रेवाड़ी में जाते थे। अगर आप रेवाड़ी जाएंगे, आप देखेंगे छोटे से टाउन में हजारों नर्सिंग होम्स हैं और मैटरनिटी क्लिनिक्स हैं, जहां पे बच्चे डिलीवर होते हैं, ट्रीटमेंट्स होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स होता है। कहने की बात यह है कि इवन गुड़गांव में रहने वाले मिडिल क्लास डिलीवरी कराने के लिए रेवाड़ी जाते हैं और वहां पे डिलीवरी करवाते हैं। सिमिलरली वो आसपास के गांव के लिए ऑप्शन आता है, ना कि केवल कि जॉब मेरे को मिल रही है वहां पे या अपॉर्चुनिटी है। सो अपॉर्चुनिटीज बहुत टेक्निकली मैं अपने एंड से देखता हूं सीमित हैं। क्यों? पावर, बिजली और वो यूटिलिटीज नहीं है। हाँ, वो आउटफ्लो को रोक सकती है, बट दे विल नॉट अट्रैक्ट पीपल बैक इनटू द सिटी अनलेस एंड अंटिल दे आर नॉट डेमोग्राफिकली और एथनिकली रिलेटेड टू दो सिटीज। सो इफ आई एम इन दिल्ली फॉर लास्ट 10 years, मेरे को नहीं लगेगा मैं जयपुर जाऊंगा। मेरे काफी हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स हैं जो देहरादून जाके सेटल हुए, गोवा जाके सेटल हुए एट द एज ऑफ 65-70 when they had built up their business in Delhi NCR, and उन्हें कहा भाई अब रिटायरमेंट होम लेना है तो देहरादून, कसौली या कहीं आप गोवा जाए, and they have settled. Many have even relocated out of India to Vietnam for that matter. So quality of life भी एक डिफरेंट लेवल तक है। मिडिल क्लास का आदमी अगर कह रहा है मैं यहां से देहरादून जा रहा हूं, वो कॉस्ट को कम करने के लिए जा रहा है, ना कि अनलेस एंड अनटिल और अगर ना कि अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए, अनलेस अनटिल ही इज नॉट एन HNI। कोई यूट्यूबर है, पैसा बना लिया, हाँ जी मुझे दिल्ली में नहीं रहना, मैंने जाके जी देहरादून में रहना है। अदरवाइज दे स्टोरीज आर जस्ट ए स्वीट कोटिंग, बट अपॉर्चुनिटीज आर वेरी लिमिटेड बिकॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर डजंट सपोर्ट इट। That is what the on ground level the things are there. जी जी। और अगर मैं एक और चीज कहता हूं, हम जब रियल एस्टेट AIFs में पैसा डालते हैं, HNIs जब रियल एस्टेट AIFs में पैसा डालते हैं, वो काफी बिल्डिंग्स को आप समझ लीजिए रियल एस्टेट सेक्टर में जो टायर 2 टायर 3 सिटीज में तो टाउन्स आ रहे हैं उसमें फंड करने के लिए जा रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं कि आज इस बिल्डिंग ने इतना बना दिया, इस बिल्डर ने इतना बनाया, उसमें SPV का पैसा, रियल एस्टेट AIFs का पैसा इतना आया है, HNIs ने जो पैसा डाला है और वहां से वो बन रहा है और वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। बट उसको सपोर्ट करने के लिए हम एक प्रीमियम हाउसिंग टाउनशिप तो बनाते हैं, लेकिन उसके अलाइड अगर इंडस्ट्रियल जोन नहीं है, दे विल फॉल फ्लैट। बट हाँ, अगर वो टाउनशिप एक इकोनॉमिक सेंटर तो गॉड पॉइंट सर, अब इसमें यह है कि समस्या का हल क्या है, साकेत जी भी कहना चाहते हैं, कोहली जी एक एक करके आता हूं। तो साकेत सर ये बताएं कि जो रियल एक जॉब अपॉर्चुनिटी है या कुछ भी कर रहे हैं, मतलब जहां से आपकी अर्निंग आए, चाहे वो जॉब से आए, चाहे सर्विस सेक्टर से आए, चाहे वो किसी और, अब तो क्रिएटर्स इकोनॉमी भी काफी बड़ी हो चली है, वो रियल अपॉर्चुनिटीज हमें इन शहरों में कैसे मिलेगी? क्योंकि जब तक वो अर्निंग का मैग्नेट नहीं होगा सर, तब तक कहानी पूरी हो नहीं पाएगी।
विपिन जी, थोड़ा सा हम लोग को हटना पड़ेगा ट्रेडिशनल जॉब के कॉन्सेप्ट से कि लोग 9 से 5 जाकर के काम करते थे बड़ी कंपनियों में। आज की डेट में केवल इन्फ्लुएंसर इकॉनमी नहीं है, आज की डेट में लोग रिसर्च कर रहे हैं, छोटी छोटी आईटी की कंपनियां खुल रही हैं। अब जैसे इलाहाबाद, प्रयागराज आप ले लीजिए, छोटा सा शहर है, वहाँ पे 3 टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं। उसकी वजह से, और क्योंकि कानपुर आईआईटी भी पास में है, वहाँ पे बायोटेक और आईटी के और एआई के, अभी जो आप विश्वास नहीं करेंगे, एआई के नए वेंचर्स जाकर के लग रहे हैं। तो नेचर ऑफ इकोनॉमी, और इस रिपोर्ट में एक वो जो मिडिल इकोनॉमी या मिडिल टाउन्स की बात की गई थी, जो ये कनेक्टिविटी भारत में आ गई है कि आप आज भी लखनऊ पहुंचने के लिए प्रयागराज से 2 घंटे 1.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। तो ये कनेक्टिविटी आ गई, उसकी वजह से काफी लोग जिनको नौकरी 9 से 5 की नहीं करनी है, जो स्वरोजगार कहते हैं, उन क्षेत्रों में और वर्क फ्रॉम होम वाले लोगों को काफी डेफिनेटली अपने घर पे रह करके, हो सकता है तुरंत वो सबसे छोटे शहर ना जाएं, परंतु प्रयागराज कानपुर जरूर जाएंगे। और अंत में मैं, क्योंकि जानता हूं कि प्रोग्राम खत्म हो रहा है, आप सभी को मैं आमंत्रित करूंगा कि जब आप लोग को ब्रेक चाहिए हो बड़े शहर से, तो हमारे श्रावस्ती आइए, खूब हरियाली है, नेपाल का सुंदरता भी है। जरूर जरूर सर, आमंत्रण के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जरूर पधारेंगे। जी शरद जी, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे इसमें? मैं थोड़ा, अभी जो रजत ने बात करी, थोड़ा सा उससे मैं भिन्न विचार रखता हूं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनफैक्ट आपको हैरानी होगी, आपने तो विपिन स्वयं इस बात को एडमिट किया कि क्वालिटी ऑफ लाइफ मुंबई और दिल्ली में, मैं आप क्षमा चाहूंगा सभी दिल्ली वासियों से कहते हुए कि दिल्ली में रहना कुछ हद तक नर्क में रहने जैसा है। ना तो पानी साफ है, ना हवा साफ है, जो दोनों चीजें आपको अंदर लेनी होती हैं। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इनफैक्ट इन टियर 2 सिटीज में दिल्ली मुंबई से कहीं बेहतर है, और विपिन आपने तो इस बात को स्वयं भी स्वीकार किया कि बेहतर है। तो मुझे लगता है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए तो लोग जा रहे हैं। और ये जो जब लॉकडाउन हुआ था विपिन, तो उस समय जिन लोगों का कामकाज चल रहा था, और आज भी प्रधानमंत्री जी ने जो मई में अपील करी जब पेट्रोल डीजल बचाने के लिए, उन्होंने कहा कि आप वापस वर्क फ्रॉम होम वर्चुअल पे जाइए। तो बहुत बड़ी इकोनॉमी इस समय वर्क फ्रॉम होम और वर्चुअल पर है। एटलीस्ट वो इकोनॉमी बड़े आराम से टियर 2 टियर 3 सिटी से ऑपरेट कर सकती है, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी आज पूरे देश में है। तो मुझे लग रहा है वो हो जाएगी। जो रिटायर्ड है वो हो जाएंगे, जिनका अभी जिक्र आया, और इसके अलावा वो लोग हो जाएंगे जो, जैसा कि अभी साकेत ने कहा, कि जो स्वरोजगार लोग हैं, जो लोग करते हैं। ठीक है, एचएनआईज को रजत ढूंढ रहे हैं वहां पर, एचएनआईज आपको रोहतक में नहीं मिलेंगे, ये बात सच है, पर आप एक बैकएंड का जो काम है उसको आप उन शहरों में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इस बैकएंड काम में एचआर का हो गया, इसमें अकाउंटिंग का हो गया, इसमें आईटी प्रोसेसिंग का हो गया, कोडिंग, जो भी बैकएंड काम है, और धीरे धीरे ये हो रहा है। आपको हैरानी होगी, जितनी आईटी कंपनीज हैं इस समय वो तलाश में है, इन सिटीज में बड़े बड़े ऑफिसेस खोल रही हैं, क्योंकि उनको कॉस्ट कम लग रही है, उनको कनेक्टिविटी बेहतर है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ही तो कारण है कि ये सिटीज बढ़ रही है। बहुत बड़ा कारण निकल के आया विपिन, वो ये मैं जोड़ना चाहता था। जी 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 बिल्कुल। और जीसीसीज जो अभी तक, फॉर एग्जांपल इस साल की जो मेजॉरिटी ऑफ जीसीसी लीजिंग है वो तो बेंगलोर से आ रही है, बेंगलुरु से आ रही है, लेकिन आगे चल के इस तरह की भी रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी कि अब वो टियर 2 और इनफैक्ट टियर 3 सिटीज़ में भी अपने ऑफिसेज लगाने का सोच रहे हैं। हाँ ज़रूर, वो बड़े किसी अर्बन सेंटर के पास होगा जहाँ से एक रियल टाइम कनेक्टिविटी होगी, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा, लेकिन एक बड़ी मेजर अर्बन सिस्टम से बाहर निकलने की बात ज़रूर हो रही है। कब तक होगा वो देखने वाली बात होगी। समय शायद अब लगभग मेरा समाप्त हो गया है, तो जस्ट टू कंक्लूड कि बहुत कुछ है यहाँ पर। ये रिपोर्ट बहुत, राजेश जी, बहुत ज़्यादा मतलब आपने अच्छी तैयार की, और चूंकि इसमें 25 साल का पूरा आपका अनुभव है जैसा आपने कहा, तो वो 25 साल की उसमें झलक भी दिखाई दे रही, जो बता रही कि कैसे सिक्वेंशली हम आगे बढ़े हैं। बहुत अच्छी बात है कि हमारे नए ग्रोथ सेंटर्स पैदा हो रहे हैं। 100 क्यों, अब शायद अगली रिपोर्ट आप लेकर आएंगे तो उसमें शहर बढ़ के 150 हो जाएंगे, और अगले में शायद 200, और यही धीरे धीरे करके उस विकसित भारत की तरफ हमें लेकर जाएंगे, जिसका सपना हम सब देख रहे हैं बाय 2047। लेकिन हाँ, कुछ बातों का तो ध्यान जरूर रखना होगा जो विस्तार के साथ इस पूरे कार्यक्रम में कही गई, और ग्रोथ हो अब प्लान तरीके से हो। एक ठीक ठाक प्लानिंग वाली ग्रोथ हमने देख ली,
लेकिन अब वक्त है कि हम एक प्रॉपर प्लानिंग वाली ग्रोथ हम देखें। मतलब हम विकसित सिर्फ इसलिए ना कहलाएं कि हमारी पर कैपिटा इनकम उस ग्रुप में आ जाए जहां कमाई इतनी हो जाए, लेकिन जब कोई भारत आए और भारत को देखे और भारत के शहरों को देखे तो भी उसे लगे कि वो एक डेवलप्ड कंट्री में है, और वो सब एक अच्छी और प्रॉपर प्लानिंग के साथ होगा। वो हो गई तो शायद जितनी भी समस्याओं का जिक्र हमने किया या चैलेंजेस का जिक्र हमने किया, विद ऑल पॉजिटिव थिंग्स, वो हमको सॉल्व होते हुए नजर आएंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग रही है पूरी बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का अपनी राय इस कार्यक्रम में रखने के लिए और इसे सार्थक बनाने के लिए। नमस्कार।